नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। वक्फ कानून पर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक कोहराम मचा हुआ है। बंगाल में विरोध के नाम पर लोगों का खून बहाया जा रहा है, तो वहीं इस कानून पर रोक लगाने के इरादे से दाखिल की गई तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कल सुनवाई का पहला दिन था और आज सुनवाई का दूसरा दिन है। तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को कुछ प्रावधानों पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रावधानों पर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। वक्फ संशोधन कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कानून को लेकर 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। 7 राज्यों ने भी कानून के समर्थन में याचिकाएं दायर की हैं। वक्फ के नए कानून का विरोध करने वालों की दलील है कि इसके जरिए लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इसमें बल्कि इंक्रोचर को और छूट दी गई है, जो सजा थी वो कम कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफ के थे उसमें ये था कि डेमोक्रेटिक कल्चर से चुनकर आते थे, जैसे बार एसोसिएशन से होता था, एक इस्लामिक स्कॉलर होता था, एक मुतवल्लियों से चुनकर के आता था। तो वो जो चुनाव का जो, और फिर वो सब मिलकर के 6, 7, 8 जितने भी लोग होते थे मेयर, वो अपने में से चेयरमैन चुनते थे। अब नॉमिनेशन होगा, तो इसका मतलब ये कि हम डेमोक्रेटिक चीजों को खत्म कर रहे हैं। ऐसा है ना, जो वक्फ बिल पेश किया गया उसमें जीपीसी बनी, जो लोग उसमें विपक्ष के लोग थे उनकी राय को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल नहीं सुना गया और पूरे मनमाने तरीके से ज्यों बिल को पास किया गया। इस गवर्नमेंट की मंशा वक्फ अमलाक को खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत से लोग, अभी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग वक्फ अमलाक पर कब्जा किए बैठे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून गरीब मुसलमानों और महिलाओं के पक्ष में है। कोर्ट का मामला है, देखते हैं कोर्ट क्या पक्ष लेता है। परंतु सच ये है कि वक्फ जो एक्ट बना है वह गरीब मुसलमान महिला के, गरीब मुसलमान बच्चों के पक्ष के लिए बना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वक्फ संशोधन कानून वे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उधर राज्य के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद वो तमाम धर्म गुरुओं से मिलकर शांति बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी हिंसा भड़का रही है। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है इसमें आप लोग मत जाइए, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। ओडिशा दौरे पर गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनकी पार्टी और तमाम सेकुलर दल लगातार इस वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी और बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस, जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के हम सब दलों ने वक्फ बोर्ड का और जिस तरह का बिल आया उसका विरोध किया है और हम लोग विरोध करते रहेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई करेगा और तब अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है, जैसा कि बुधवार को उसने संकेत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वक्फ कानून पर 70 से ज्यादा याचिकाओं के दाखिल होने के बाद बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून के कुछ प्रावधानों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट का कहना था कि इन प्रावधानों के लागू होने के बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वक्फ संशोधित कानून पर संसद से सुप्रीम कोर्ट तक कोहराम जारी है। तमाम विपक्षी दलों समेत कई मुस्लिम संगठनों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। चिंता इस बात की कि जिस प्रावधान को केंद्र सरकार इस संशोधित कानून की सबसे बड़ी ताकत मान रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सैकड़ों साल पहले बनाई गई मस्जिदें पंजीकृत नहीं है, न ही उनके पास कोई दस्तावेज है। ऐसे में अगर वक्फ बाय यूजर प्रावधान को खत्म किया जाता है तो लाखों संपत्तियों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये भी कहा कि कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके लंबे समय से इस्तेमाल की वजह से इनकी वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई।
वक्फ बाय यूजर ने इन्हें पहचान दिलाई है। अगर ये खत्म हुआ तो बड़ी समस्या पैदा होगी। अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य के होने पर भी सरकार पर सवाल खड़ा किया। साथ ही इन विवादों में कलेक्टर को जिन अधिकारों की बात की गई, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रावधानों पर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। इन प्रावधानों में वैसे सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ही इन प्रावधानों पर अंतरिम आदेश जारी करने वाला था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील पर इसे पहले दिन की सुनवाई में रोक दिया गया। तुषार मेहता ने कोर्ट से गुजारिश की कि केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना ये आदेश पारित न किया जाए। उधर केंद्र सरकार वक्फ बाय यूजर को खत्म करने वाले प्रावधान का कोर्ट में बचाव करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर विपक्षी दल राहत की सांस ले रहे हैं। We hope there will be some relief over here for the Waqf boards and the Waqf properties, and all those things are going on in the court, and let the Supreme Court, let the case continue, and I think it is better to speak. जहां संशोधित कानून के खिलाफ हंगामा बरपा है, तो वहीं केंद्र सरकार इस बिल को मुस्लिमों के हित में बता रही है। आपको बता दें कि संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 8 अप्रैल को इसे लागू कर दिया था। तब से लगातार इस कानून का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने क्या कुछ बातें कही। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम होंगे तो ये मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। आर्टिकल 26 के मुताबिक सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जबकि नए कानून में 20 सदस्यों में से सिर्फ 8 से 10 मुस्लिम हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड सदस्यों पर ऐतराज जताते हुए कहा कि वक्फ परिषद में 22 में से 8 मुस्लिम होंगे और गैर मुस्लिम ज्यादा होंगे तो इससे गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस संस्था का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा? सरकार ये स्पष्ट करे कि क्या सरकार किसी हिंदू धार्मिक बोर्ड में गैर हिंदू को सदस्य बना सकती है। तो वहीं देखिए किसने किसने क्या क्या कहा, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से तर्क दिया गया कि बोर्ड में पदेन सदस्यों के अलावा वक्फ परिषद में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। तो वक्फ परिषद को लेकर उनकी तरफ से बातें कही गई। तो देखिए तमाम बड़े वकील पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दलील दी गई वक्फ परिषद में 22 में से 8 सदस्यों को लेकर। तो वहीं तुषार मेहता की तरफ से ये बातें कही गई पदेन सदस्यों के अलावा वक्फ परिषद को लेकर, और 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। तो साथ ही पदेन सदस्यों के अलावा वक्फ परिषद में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। ये तमाम दलीलें दी गई। इतिहास क्या है वक्फ बोर्ड का, ये भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाने की कवायद हुई और 1954 में वक्फ एक्ट बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान हुआ। 1955 में काउंसिल की जगह हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई और वर्तमान में देश भर में 32 वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। साथ ही देखिए लगातार ये तमाम जो तारीखें हैं, सन है, वो हम आपको बता रहे हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया था। तो देखिए वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ाना है। वक्फ संशोधन एक्ट का ये उद्देश्य है। भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों पर रोक भी लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। तो मुस्लिम महिलाओं के हकों की सुरक्षा करना वक्फ संशोधन एक्ट का उद्देश्य है। साथ ही बोर्ड में सभी संप्रदायों का समावेश हो, ये कोशिश होगी। डिजिटल रिकॉर्ड और प्रबंधन लागू करना भी वक्फ संशोधन एक्ट का उद्देश्य है। तो देखिए ये तमाम उद्देश्य जो सरकार लगातार कहती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने इस बात का जिक्र किया। अब कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें कही जाती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी सामने निकल कर आती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए कल लगभग
70 मिनट तक चर्चा हुई। तो देखिए, आज एक बार फिर से दूसरे दिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो वहीं वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। उसके नेता इस कानून को पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस कानून को मुस्लिमों के हितों वाला कानून करार दे रही है। देखिए, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट से नहीं। ये डेमोक्रेसी में कोई भी कोर्ट को जा सकते हैं। अल्टीमेटली भारत सरकार जो आज वक्फ बोर्ड पे जो भ्रष्टाचार हो है, लैंड ग्रैबिंग कर रहे, लैंड माफिया चला रहे और जो इनोसेंट मुस्लिम को लाभ होना चाहिए, इतने 75 ईयर से कोई गरीब मुस्लिम को कोई वक्फ के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला है। ये वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड ग्रैबर्स और माफिया लूटा है। तो वहीं वक्फ को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। गरीबों के उत्थान के लिए है, न किसी की मस्जिद छीनी जा रही है, न मदरसे छीने जा रहे हैं। ये अफवाह फैलाने वाले और मुर्शिदाबाद और बंगाल की घटना पर किसी कांग्रेस के राहुल गांधी का भी जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? तेजस्वी यादव का जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? और चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के पक्ष में क्या दलील दी गई। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड का कुप्रबंधन खत्म होगा, इससे अवैध कब्जों पर प्रभावी कार्रवाई होगी, डिजिटलीकरण में भ्रष्टाचार कम होगा, मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा और साथ ही मुस्लिम संप्रदायों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए, वक्फ संशोधन एक्ट के पक्ष में केंद्र सरकार की तरफ से ये दलीलें दी गई। तो वहीं देखिए विपक्ष की तरफ से क्या तर्क दिया गया, चलिए ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन कानून के मद्देनजर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम का नियंत्रण खत्म, वक्फ बाय यूजर की मान्यता समाप्त, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और धार्मिक ध्रुवीकरण का खतरा भी विपक्ष की तरफ से जताया गया। तो देखिए, 70 से ज्यादा याचिकाएं, कई मुस्लिम संगठन, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से तमाम तर्क सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई के दौरान दिए गए। तो 70 मिनट तक वक्फ संशोधन कानून पर पहले दिन की सुनवाई चली। और देखिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल और रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि दोपहर 2 बजे के बाद वक्फ संशोधन कानून पर दूसरे दिन की एक बार फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन क्या तस्वीरें कल सुनवाई के दौरान गोपाल आपने देखी? क्या दलीलें तमाम वकीलों की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दी गई? क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र से जवाब मांगा गया कि यहां पर वक्फ बाय यूजर और जो कलेक्टर का अधिकार है, साथ ही साथ कि हिंदू जो मेंबर को वहां पर कमेटी में शामिल करने का जिक्र किया गया, इस पर केंद्र अपना जवाब दाखिल करेगी। क्या कुछ तस्वीर आज निकलती हुई नजर आ सकती है? क्या आज अंतरिम रोक भी लग सकती है? कुछ जो कानून है उसके कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगा दे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार और 7 राज्य सरकारों की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई है उनका बिना पक्ष सुने हुए आप एक तरफा रोक नहीं लगा सकते हैं।
लिहाजा हमारी दलीलों को आप सुने, हमारे जवाब को सुने, उसके बाद ही आप रोक लगाएंगे। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ठीक है 2 बजे के बाद कल, यानी कि 2 बजे के बाद कल, यानी कि आज के लिए कि 2 बजे के बाद हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के 3 सवाल किए थे केंद्र सरकार से। पहला कि वक्त बाई यूजर को लेकर के सरकार का क्या कहना है, क्योंकि अगर यह खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद जो 16वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी का जो मस्जिद है उसका कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसका दस्तावेज कहां से आएगा, कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए हैं कि वक्त वो तय करेगा, वो कैसे अधिकार दे दिए गए और वो कैसे वक्त तय कर सकता है। जो दूसरी बातें हैं कि जो कमेटी में गैर मुस्लिमों को जो शामिल किया गया है, क्या हिंदू चैरिटी जो है ट्रस्ट है उसमें गैर हिंदू को शामिल किया गया किसी ट्रस्ट में, इन सभी सवालों का जवाब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रहा है। और इन्हीं सवालों का जवाब के साथ आज सॉलिसिटर जनरल दलीलों को रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तमाम दलीलें रखी जाएंगी, क्या कुछ बातें, क्या दलीलें सामने रखी जाती हैं तमाम वकीलों की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। गोपाल आप बने रहिए, हम रमेश का भी रुख कर लेते हैं। रमेश, देखिए कल जिस तरह से तमाम बातें, तमाम टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या होप यहाँ पर विपक्ष को और मुस्लिम संगठनों को देखने को मिल रही है, क्योंकि जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से लगभग 70 मिनट तक कल ये पूरी सुनवाई चली, कई ऐसे कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्टे लगा चुका है, लेकिन क्या ये कानून आज स्टे लगाया जा सकता है इस पर? इस तरह की कोई चर्चा, क्या हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त? मंत्री संजय निषाद जी हैं। जी संजय जी, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसे कैसे देखते हैं? और कोई अच्छे काम करने के लिए कुछ ऐसे लोग होते सकते हैं जो वो तो त्रेता से राह विरोधी शक्तियाँ रही हैं, चाहे वो सोने की चिड़िया बनाना हो, चाहे भारत को विकसित करना हो, तो जिनके मन में है शिक्षा का जो अभाव है जो अल्पसंख्यकों में, कुछ सरकारें ऐसी रही हैं कि वो जितने अशिक्षित रहेंगे उतनी उनकी राजनीति चमकती रहेगी। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि मुसलमान भाइयों की दशा SC/ST से भी बहुत खराब है। तो जिन्होंने खराब क्यों रखा है? इसीलिए रखा है ना कि उनका उठाते रहे झंडा, खाते रहे डंडा, चलता रहा उनके हिस्से के लूट का धंधा है, ये जो है ये बनते रहे बेचारे मुसलमान अंधा। तो अब इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हम देना है तो निश्चित रूप से मुसलमान के मोहल्ले में ही तो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड वहाँ है जहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम उनको विकास करना है तो कहाँ से ज़मीन लाएंगे, कहाँ से मकान बनाएंगे, कहाँ से उसे रोजगार देंगे? आखिर अब तक ये लोग किए होते अल्लाह के नाम पर मिले हुए दान का मतलब नीचे दान मतलब दान किया जाएगा। तो मोदी ये फैसला हमारी सरकार का ठीक रहा है, उम्मीद रखता हूँ कि ये सफल होगा, बाद में थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन ये राजनेता केवल विरोध कर रहे हैं, करा रहे हैं बस, चूँकि उससे राजनीति चल रही है उनकी। क्या आपको लगता है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? निश्चित रूप से। वो पसमानदा मुसलमान तो बेचारा हैंड टू माउथ है, सुबह कमाता है, शाम को आता है, कैसे खाता है। ये तो 70-80% मुसलमानों की तो सही से है। तो विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसक क्यों दिखा? गरीबी बहुत है ना, देखो कितने बंगाल से आते हैं कमाने के लिए, बॉम्बे दिल्ली जाते हैं। आखिर अगर उन्होंने दिया ही होता तो कमाने क्यों आते आज के दिन में? इसके मतलब आज के दिन में हर पूरे देश के जो भी नागरिक हैं उनका अभिभावक है राजनीति, अभिभावक के रूप में मोदी योगी अपना काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कुछ दिन बाद पसमानदा मुसलमान समझ के बाहर आएगा, ये अपने आप विरोध करेगा इन लोगों का जो नेता लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल रमेश, देखिए मंत्री संजय निषाद की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी तरफ से की गई भारत एक्सप्रेस से, और उन्होंने वक्फ कानून को लेकर अपनी बात रखी। रमेश आप बने रहिए, हम एक बार फिर से गोपाल आपका रुख करते हैं और ये भी आपसे गोपाल समझने की कोशिश करेंगे कि जो 7 राज्यों की तरफ से भी कहा गया कि आप हमारा भी पक्ष सुनिए, उनको लेकर भी क्या कोई टिप्पणी कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, या फिर ये कहा जा सके कि आज उनका पक्ष सुना जा सकता है या आने वाले वक्त में? देखिए आज उनका पक्ष सुना जाएगा, क्योंकि इसमें खास करके उत्तराखंड, असम, हरियाणा सहित वो 7 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो उनकी याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। उनके वकील जो है राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और सभी की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट जो है इस मामले में कोई आदेश देगा।
बिल्कुल, देखिए सभी की दलीलें सुनने के बाद ही कोई आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा और पल पल की जानकारियां लगातार मेरे दो सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। गोपाल, मैं फिर से आपके पास आऊंगी और एक बार फिर से कल की सुनवाई को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट की तरफ से कौन कौन से बिंदुओं पर चिंता भी जाहिर की गई, साथ ही जो तमाम वकील पेश हुए थे विपक्ष की तरफ से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से, उनकी तरफ से क्या दलीलें, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलील दी और कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, तुषार मेहता ने क्या कहा, वो भी हमने दर्शकों को सुनवाया। तो क्या अहम बातें इस पूरी इस कानून को लेकर कोर्ट के दौरान गूंजी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जब मामले की सुनवाई शुरू हुई थी उसके बाद कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखना शुरू किया और कपिल सिब्बल ने कहा कि एक ऐसा कानून है, असंवैधानिक है, इसे रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई 5 साल तक मुस्लिम धर्म अपनाए हुए है 5 साल बाद ही वक्त कर सकता है, इस तरीके का कानून कैसे इजाजत दे सकता है। साथ ही उन्होंने दूसरा सवाल उठाया कि महिलाओं को कितना वक्त दिया जाएगा या कैसे तय किया जाएगा। तो तीसरा जो सवाल था कलेक्टर को अधिकार को लेकर के, चौथा जो कहा गया था कि इस कमेटी में गैर मुस्लिमों को कैसे शामिल किया गया। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको उठाया गया था। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस मामले को हाई कोर्ट न सुने, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जेपीसी की लगातार इसमें बैठकें हुई है और जेपीसी ने हर मुद्दे पर जो है विचार विमर्श करने के बाद ही यह फैसला लिया है। 98 लाख अर्जी आई थी, उन अर्जियों पर विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया गया है। तो यह कहना कि यह कानून गलत है, यह सही नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल था उन सवालों का जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट को देंगे। बिल्कुल, देखिए गोपाल, तुषार मेहता की तरफ से आज क्या कुछ दलीलें दी जाती है इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। गोपाल आप बने रहिए, हम रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कल देखिए 70 मिनट तक सुनवाई चली जिस पर तमाम बातें केंद्र सरकार से, तमाम सवालात पूछे गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका आज जवाब भी दाखिल किया जाएगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। लेकिन सियासी हलकानों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, विपक्ष और अब सत्ता पक्ष इसको लेकर किस तरह की बातें कहता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या वो बयान देता है, इससे ये चीजें क्लियर होंगी। पर सबसे बड़ी बात जो है कि आप देखिए कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम गरीब समाज है, क्योंकि सरकार भी कर रही है कि गरीब जो मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, महिलाएं जो हैं इस्लाम में जो हैं, उन सब के अधिकारों की ये लड़ाई है। उन सब के अधिकारों के लिए सरकार ये कानून लेके आई है। पर देखना होगा कि जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, वो क्या वो एक राजनीतिक से प्रेरित था या मुस्लिम समाज का था? क्योंकि मुस्लिम समाज हिंसक नहीं है। मुस्लिम समाज देख रहा है, अभी वो सोच रहा है कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अपना विरोध प्रदर्शन का एक नया बनाएंगे रणनीति। पर जो नेता हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता इसके समर्थन में है, विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना रहा है। पर विपक्ष के नेताओं से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि जिस समाज के खिलाफ ये आया है कानून, वो तय करेगा कि उसे इसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। हमारी तरफ से इसके लिए कोई नहीं वो है कि हम इसे स्वीकार करेंगे। अगर मुस्लिम समाज इसे स्वीकार करता है तो हम इसमें बाधक नहीं बनेंगे। तो विपक्ष भी ये तय कर रहा है कि मुस्लिम समाज को लेकर क्या रिएक्शन देता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष, लेकिन देखिए दलीलें भी तमाम विपक्ष की तरफ से दी गई है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। गोपाल, देखिए महत्वपूर्ण बात रमेश की तरफ से कही गई कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, बाकी राज्यों में वो तस्वीरें सामने निकल कर नहीं आई। स्थिति अंडर कंट्रोल में है। जो गरीब मुस्लिम है वो इस कानून का स्वागत करता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन मुर्शिदाबाद का किस्सा, पश्चिम बंगाल का मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में गूंजा था, और अगर गूंजा था तो इस पर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आई थी? कल जब मामले की सुनवाई हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर के, उस समय मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के चिंता व्यक्त की थी सीजेआई संजीव खन्ना ने, और कहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जहां हम एक और सुनवाई कर रहे हैं वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रहा है। यह दुखद है, इस तरीके की हिंसा नहीं होना चाहिए और हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। हालांकि मुर्शिदाबाद को लेकर के 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करना
करने वाला है, जिसमें एसआईटी का गठन करके जांच करने की मांग की गई है। और देखना होगा कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कब सूचीबद्ध करता है। लेकिन जब कल सुनवाई हुई थी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जरूर चिंता व्यक्त की। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता व्यक्त की गई थी, लेकिन बड़ी जानकारी ये भी आपको दे दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी की देखरेख में पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये बड़ी अपडेट आज सामने निकल कर आई थी। गोपाल, बहुत शुक्रिया। इस सुनवाई पर आप नजर बनाए रखिए। रमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आप लेते रहिए।